में मुश्किल हालात की भट्टी से ही ईंधन बंद कर निकलती है। पाकिस्तान में एहतसाब का ज़माना है, एहतसाब के तस्करे हैं, तो क्यों ना मीडिया का एहतसाब हो और सबसे पहले हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख साज फैसला दे दिया है। मलिक रियाज अरसलान इफ्तिखार केस में अटॉर्नी जनरल सख्त कार्रवाई करें, मुकदमा चले। कुछ वकील पूछ रहे हैं कि कुछ वकला एतजाज अहसन और जाहिद बुखारी को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं। बरतानिया के वजीर खारजा आज हमारे प्रोग्राम में साथ होंगे। वो कहते हैं हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तानी इत्मीनान का सांस ले लें। अरसलान इफ्तिखार मलिक रियाज केस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख साज फैसला दे दिया है। ये वही फैसला है जिसकी तमन्ना मलिक रियाज कर रहे थे, अरसलान इफ्तिखार कर रहे थे और पूरी पाकिस्तानी कौम कर रही थी। इस शानदार फैसले पर हम तफसीली आपको इत्तला देंगे और इसका तज्जिया करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे अहम खबर, पाकिस्तान में एहतसाब का जमाना है, इंतहानी लम्हात हैं मीडिया के लिए, तो क्यों ना सबसे पहले मीडिया का एहतसाब हो जाए और सबसे पहले देखा जाए कि मीडिया वाले क्या कर रहे हैं। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगेगा प्लांटेड है जो कि है, बट पता नहीं लगना चाहिए। मियां आमिर साहब ने भी कहा हम लाइव जाएंगे, बस रिकॉर्डिंग पे कट शट ना हो जाए कुछ। लाइव ओनली ये मलिक रियाज साहब की भी डिमांड है। नहीं बाबा, हम दोनों में से कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। इफ यू नीड टू गो ओवर टाइम तो जा सकते हैं। मुझे मिल गई है इंस्ट्रक्शन, मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। ओके बाय, ओके बाय। ओवर टाइम जाए, मलिक साहब को ना टोकें। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगेगा प्लांटेड है जो कि है, बट पता नहीं लगना चाहिए। ये इक़्तिबास है उस YouTube की वीडियो का जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी देख रहे हैं, और इसका बराह रास्त ताल्लुक है दुनिया न्यूज़ चैनल पर नशर होने वाले कल के एक इंटरव्यू का, जिसमें रियल एस्टेट टाइकून जनाब मलिक रियाज हुसैन का इंटरव्यू इस चैनल के दो मुमताज़ एंकर्स ने लिया था। लेकिन जैसा कि आपने इस इक़्तिबास में देखा, ये इंटरव्यू मलिक रियाज हुसैन की मंशा के हवाले से टेलर किया गया था और दुनिया न्यूज़ चैनल और इनके दो एंकर्स की बुनियादी ख्वाहिश यही थी कि मलिक रियाज हुसैन साहब की तसल्ली रहे, और इस सिलसिले में दोनों एंकर्स एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये आपने देखा कि किस तरीके से इस इंटरव्यू के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, ये वो गुफ्तगू है जो पसे पर्दा हुई, जो कि कैमरे की निगाह से नहीं देखी गई। यानी कि पाकिस्तान के वो लोग जो दुनिया न्यूज़ चैनल पर इस बहुत अहम इंटरव्यू को देख रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि कैमरे की आंख के पीछे जिस वक्त उनके सामने ये इंटरव्यू नहीं हो रहा था, तो ये खातून क्या गुफ्तगू कर रही थी और इनका अंदाज क्या होता था। दुनिया न्यूज़ चैनल का इंटरव्यू पूरी दुनिया में देखा गया, लेकिन इसके पीछे जो कुछ हुआ उसने मीडिया के लिए एक इम्तहानी माहौल छोड़ दिया है। ये मीडिया के बारे में जो शकूक और शुबहात सामने आते थे, ये उसकी मुंह बोलती तस्वीर बना नजर आता है। ये इंटरव्यू जिसके के ये हिस्से बार बार देखे जा रहे हैं। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगेगा प्लांटेड है जो कि है, बट पता नहीं लगना चाहिए। मियां आमिर साहब ने भी कहा हम लाइव जाएंगे, बस रिकॉर्डिंग पे कट शट ना हो जाए कुछ। लाइव ओनली ये मलिक रियाज साहब की भी डिमांड है। नहीं बाबा, हम दोनों में से कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। इफ यू नीड टू गो ओवर टाइम तो जा सकते हैं। मुझे मिल गई है इंस्ट्रक्शन, मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। ओके बाय, ओके बाय। ओवर टाइम जाए, मलिक साहब को ना टोकें। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगेगा प्लांटेड है जो कि है, बट पता नहीं लगना चाहिए। जाहिर है कि पूरी दुनिया में और वो पाकिस्तानी जो मीडिया के बारे में सवालात पूछते हैं और शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं, इन शकूक व शुबहात को इंतहाई मुस्तहकम बना दिया है इस इंटरव्यू के इस हिस्से ने, जो खुद दुनिया न्यूज़ चैनल से ही जाहिर है कि सामने आया है। उसी के किसी सहाफ़ी ने या किसी टेक्नीशियन ने या किसी शख्स ने उसकी ज़मीर की आवाज़ ने उसको लब्बैक कहा, उसने लब्बैक कहा
اور یہ ویڈیو یوٹیوب پہ جاری کر دی اور جو اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے دیکھی جانے والی سب سے بڑی ویڈیو ہے۔ اس انٹرویو کے دوران پس پردہ وہ ماحول رہا کہ یہ دونوں اینکرز ایک دوسرے سے الجھ گئے اور اسی خاتون مہر بخاری کی ہرزہ سرائی مبینہ ہرزہ سرائی کے جواب میں ان کا ساتھی اینکر اٹھ کے چلا گیا۔ بیچوں بیچ انٹرویو میں وہ بشیر لقمان اس انٹرویو کو چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہو گئے۔ You ask your questions when you say this, then I talk, when I say this, then you talk. یار نہ کرنا میرا پروگرام نہ خراب کریں۔ چپ کر کے بیٹھو۔ He's very childish that way, by the way. اللہ کا واسطے میرا پروگرام نہ خراب کر لیں۔ What is wrong with you? اللہ کا واسطے یار یہ کوئی سارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ What's wrong with you? اللہ کی قسم ہے۔ آپ چلا لیں اپنا چینل بھی چلا لیں خدا۔ What's wrong with you? عمر دیکھیں اپنی۔ دیکھیں مبشر پہلے سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، میں تو شام سے کہہ رہی تھی اٹھائیں یہ کرسی۔ میں اس کے لیے ملک صاحب آن ایئر کہنا ہے کہ آپ نے اور میاں عامر نے مجھے پریشرائز کیا اس پروگرام کے لیے۔ ہٹ گئی میری کرسی، چلو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لقمان صاحب ہمارے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اچھا یہ کیا یہ گیا ہوگا یہ جو ان کا جو چلا گیا انہیں بس صحیح ہے، کور اپ ہو جائے تو ریپیٹ میں کاٹ دیں گے۔ ہاں چلے خیر ہے، انہوں تو پتہ ہی نہیں سے لائیو ہو رہے ہیں، نہ میں نے دسیا کسی نے۔ میڈیا کے نمائندے کی حیثیت سے ہمارے شرم سے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ماحول تھا، یہ کیا انداز تھا، اور یہ جو پوری دنیا نے دیکھا، اس حوالے سے اب سوالات جو اٹھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ مستحکم سے مستحکم ہو رہے ہیں۔ آج بھی پورے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر اسی انٹرویو کے حوالے سے یہ منظر بھی دکھایا گیا جس میں پتہ چلا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی نے اسی انٹرویو کے بیچوں بیچ انٹروین کیا، فون کیا اور ہدایات جاری کی۔ جی بھائی جان السلام علیکم، کیا ڈیل ملاقاتیں ہوئی نہیں؟ آپ چیف کیوں نہیں بتا رہے چیف جسٹس کا؟ ٹھیک ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا موقع تو دے رہے ہیں نا یار، اپنا پہلے شروع میں اسٹیبلش کرنا نا، جو حامد میر نے کل لوچت لی ہوئی ہے کہ ہم پیسے کھا گئے ہیں، وہ بھی تو ہمیں صاف کرنا ہے نا۔ اب ملک صاحب کو کہنا کہ اس کا نام لینے دیں، ذرا لینے نہیں دے رہے۔ نہیں یہ بات کریں نا، بات کریں۔ کون ہے؟ عبدالقادر گیلانی جی بنے گیا نادیہ بس تھی دعا کرنا، راؤ نادیہ کس کو آواز آ رہی ہے میری؟ دعا کرنا۔ راؤ یہ موقع گیا نہیں، نام لیے گئے اور نام لیے۔ محترمہ مہر بخاری نے جس قسم کا یہ انٹرویو تھا اس دوران اچانک دو نام لے لیے گئے اور جو جس حساب سے اور جس حوالے سے نام لیے گئے اس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے ہے، لیکن جس طرح سے نام لیے گئے ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے اور اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، I'm sorry کہ حامد and کامران کو کیا مل رہا ہے کیا نہیں، ہم اپنا کسی کو نہیں مل رہا، کوئی کامران سے میری دو تین ملاقاتیں ہیں۔ میں نے کامران کا تو میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو نہیں مل رہا۔ نہیں جی سوال ہی پیدا نہیں تھا، حامد کی میں گارنٹی نہیں دے رہا۔ میرا ایک سوال ہے، ایک سیکنڈ پلیز ملک ریاض صاحب اس کا جواب دیجئے۔ We don't care کس کو کیا مل رہا ہے، کس کو کیا مل رہا ہے اور کون کیا لے رہا ہے، یہ آپ نے دیکھے اقتباسات۔ یہ پورے میڈیا کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے ایک کہانی چھوڑ گیا ہے یہ یوٹیوب کی ویڈیو، جو کہ اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا پورے پاکستان میں دیکھی جا رہی ہے۔ میڈیا کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے، پاکستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ جس وقت یہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اس وقت احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جس وقت یہ ویڈیو ریلیز ہوئی اس کے پس منظر میں کردار ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کے صاحبزادے ارسلان افتخار کا، جن کے بارے میں یہ مبینہ ثبوت سامنے آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ احتساب ہونا چاہیے یا نہیں احتساب ہونا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے آج تاریخی فیصلہ دے دیا ہے۔ لیکن واقعی یہ ایک نایاب موقع ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے نایاب موقع ہے کہ احتساب کے دروازے کھول دیے جائے، اور اس وقت اس نایاب موقع کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں پور احتساب کر لیا جائے۔ احتساب کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں آئے گا۔ آج اس بات کا احتساب کر لیا جائے کہ پاکستان میں سیاستدانوں کی کیا پوزیشن ہے، ان کے کیا اثاثے ہیں، ان کی کیا اثاثے ہیں، ان کے کیا انکم ٹیکس گوشوارے ہیں، یہ دیکھ لیا جائے کہ پاکستان کے ججز کے کیا اثاثے ہیں، ان کی کیا مالی پوزیشنز ہیں، یہ دیکھ لیا جائے پاکستان میں فوجیوں کے جنرلز کے کیا اثاثے ہیں، ان کی کیا مالی پوزیشن ہے، یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ پاکستان میں وکیلوں کے کتنے اثاثے ہیں،
उनकी क्या माली पोजीशन है, क्या वो शफाफ है या शफाफ नहीं है। और सबसे नादिर मौका है कि पाकिस्तान में मीडिया का एहतसाब हो जाए, मीडिया के लोगों का एहतसाब हो जाए, ताकि पाकिस्तान के लोग जो हमें देखते हैं, हम पे एतमाद करते हैं, उनका एतमाद जो इस आज की वीडियो से मुतज़लज़िल हुआ है उसको हम दोबारा बचाएं। सबसे पहले जिम्मेदारी है कि मीडिया का एहतसाब हो। और मैं इस प्रोग्राम के जरिए, जो कि माशाअल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मीडिया का न्यूज़ प्रोग्राम है, उसके होस्ट की हैसियत से सबसे पहले ये कहूँगा कि एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब के लिए एक ऐसा बोर्ड तश्कील दे दिया जाए जिस पे तमाम पाकिस्तानियों को एतमाद हो। मैं तजवीज़ करूँगा कि इस बोर्ड की क़यादत पाकिस्तान के मुमताज़ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद करें, उनके साथ बैठें जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम, और उनका साथ दें पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा और मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर मुबशिर हसन। ये एहतसाब शुरू करे और एहतसाब के लिए सबसे पहले मीडिया का इंतखाब करे। मीडिया के इंतखाब में सबसे पहले एहतसाब शुरू हो मीडिया के लोगों का, और सबसे पहले उसमें एहतसाब हो कामरान खान का। इस प्रोग्राम के होस्ट की हैसियत से मैं अपने नाजरीन के तवस्सुत से सबसे पहले अपने आपको एहतसाब के लिए पेश करता हूं। मैं सबसे पहले जब भी ये एहतसाब शुरू होता है, किसी भी फोरम पे एहतसाब शुरू होता है, मेरी ख्वाहिश होगी कि सबसे पहले मेरा एहतसाब किया जाए। मैं सबसे पहले अपने 10 साल के इनकम टैक्स रिटर्न इस एहतसाबी बोर्ड के सामने पेश करूंगा, और मैं यही चाहूंगा कि पाकिस्तान के तमाम सहाफियों से जिनसे भी एहतसाब मतलूब हो 10 साल के इनकम टैक्स रिटर्न मांग लिए जाए। उसके बाद मैं अपने 10 साल के बैंक अकाउंट्स इस एहतसाबी बोर्ड के सामने पेश करूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान के मीडिया के जिन लोगों का भी एहतसाब मतलूब है उनसे भी उनके 10 साल के बैंक अकाउंट्स मांग लिए जाएं। सब उसके बाद मैं ये चाहूंगा, और मैं सबसे पहले अपने जायदाद की, अपने असासों की, अपनी तमाम कीमती अशिया की मालूमात दूंगा, उसकी ओनरशिप दूंगा और बताऊंगा, और ये दावा करूंगा कि अगर इन चीजों के अलावा मेरे किसी किस्म के कोई भी असासे हो तो मैं इस प्रोफेशन को छोड़ने के लिए तैयार हूंगा। और यही मैं चाहूंगा कि मीडिया के जिन लोगों का एहतसाब मतलूब हो उनसे भी इसी किस्म की तफसीलात हासिल कर ली जाए। इसके अलावा ये भी जाना जाए कि सहाफ़ी की हैसियत से उन्होंने हुकूमत से, ये सहाफ़ती अंजुमनों से कितने प्लॉट्स लिए। मैं दावा करूंगा कि अपने 32 साल के प्रोफेशन के दौरान मैंने हुकूमत से किसी किस्म की कोई सरकारी मराहत हासिल नहीं की। कोई प्लॉट, कोई ज़मीनी प्लॉट मेरे या मेरे किसी करीबी रिश्तेदार के नाम पे हो तो उस प्लॉट को साबित करे, और मैं इस प्रोफेशन को छोड़ने के लिए तैयार हूंगा। हुकूमती प्लॉट तो एक तरफ, सहाफती अंजुमनों को जो प्लॉट मिलते हैं, जो उनका हक होता है, जो सहाफियों को उनको हक होता है, अगर उसमें से भी अगर मुझे कोई प्लॉट कभी नजर आया हो या मेरे किसी जानने वाले या मेरे किसी करीबी रिश्तेदार का हो, तो उस प्लॉट को दिखाते ही मैं इस प्रोफेशन को छोड़ने की बात करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि इसी किस्म की एहतसाब और इसी किस्म की मालूमात ली जाए मीडिया के दूसरे टॉप लोगों को भी। फिर ये भी पूछा जाए कि पाकिस्तान में इन टॉप के मीडिया के लोगों ने सरकारी खर्चों पर हुकूमती सरबराहान के साथ कितने दौरे किए हैं और कितने हजारों लाखों डॉलर से उन्होंने हुकूमती सरबराहान के साथ ये मजे उड़ाए हैं। मैं ये बताऊंगा कि 32 साल के दौरान मैंने सिर्फ एक बार जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में उनके दौरे इंडिया में 2 रोज के लिए उनके साथ सफर किया था, और इसके अखराजात मेरे इदारे ने अदा किए थे। 32 साल के दौरान इस प्रोफाइल के जर्नलिस्ट होने के बावजूद मेरा कोई सरकारी दौरा नहीं है किसी हुकूमती सरबराह के साथ। और मैं चाहूंगा कि मीडिया के वो लोग जिनका एहतसाब मतलूब है उनसे भी पूछा जाए कि उन्होंने कितने दौरे किए। ये नाम सामने आएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि डिक्टेटर्स के खिलाफ और डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो आवाजें बुलंद करने वाले सहाफी हैं उन्होंने इन्हीं डिक्टेटर्स के साथ कैसे मजे उड़ाए हैं। लेकिन मैं अपने आप को सबसे पहले इस हवाले से एहतसाब के लिए पेश करूंगा। यह भी हम पूछना चाहेंगे, और सबसे पहले मैं दावा करूंगा कि मुझे बताएं कि मैंने मुनफियत के किसी भी सरकारी ओहदे के लिए कभी किसी शख्स की सिफारिश की हो या उसके तबादले की सिफारिश की हो। पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे लोगों पे मौजूद से उनसे पूछा जाए कि वो बताए कि मीडिया के लोगों ने उनसे किन किन लोगों के तबादले या उनकी तैनाती की सिफारिश
गुजारिश की, और इसके लिए सबसे पहले मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करूंगा, फिर मीडिया के लोगों का ये एहतसाब हो, सबसे पहले मेरा एहतसाब हो, और मैं आपसे पूछूंगा, मैं बताऊंगा कि मेरे खानदान के करीबी लोगों के अगर कोई बिजनेसेस हैं, मैं पूरा उसका रिकॉर्ड आपके सामने पेश करूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि मीडिया के तमाम लोग जिनका एहतसाब मतलूब है उनसे भी ये मालूमात हासिल की जाए। जब मीडिया का एहतसाब हो जाए तो जरूरी है कि फिर सियासतदानों का भी इसी किस्म का एहतसाब हो, यही रिकॉर्ड वो पेश करें, फिर वकील भी अपना एहतसाब करें और यही रिकॉर्ड वो पेश करें, फिर जनरल्स भी अपना रिकॉर्ड पेश करें और इन्हीं सवालों के जवाब वो भी दें, फिर जजेस भी इन्हीं सवालों के जवाब दें और इसी किस्म का रिकॉर्ड अपने सामने पेश करें। हम पाकिस्तान को साफ कर सकते हैं, हम पाकिस्तान की मुकम्मल सफाई कर सकते हैं। एहतसाब के इस दौर का आगाज हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेटे के इस केस ने हमें यह मौका फराहम किया है कि हम आज पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए निकले और जी भर के एहतसाब कर ले और एहतसाब हो जाए।